पिछले एपिसोड में हम जेकॉब के बारे में जानते हैं जो कि किंग की दूसरी पत्नी का बेटा होता है। फिर हम आगे की सीन में देखते हैं जेकॉब के पास गुस्ताव मिलने के लिए आता है और वो कहता है सेकंड प्रिंस। तो जेकॉब बोलता है काफी टाइम हो गया है ब्लेसफोर्ड के काउंट। फिर गुस्ताव अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है यह मेरा बेटा जोआचिम है। तो जेकब बोलता है ओहो काउंट, मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें सुनी है, आप देखिए। जाहिर है इस बार काउंट और अपनी पत्नी को राजधानी में लेके आ रहा है। यदि वहाँ उसकी पत्नी है तो क्या वहाँ आपकी बेटी नहीं है काउंट ब्लेसफोर्ड? क्या वहाँ वही 9 साल की लड़की नहीं थी जिसकी शादी अपने एक बूढ़े दुष्टी के साथ कर दी थी, है ना? मेरी मॉम जो आपकी बेटी की दूर की रिश्तेदार थी वहाँ इस बात को लेकर बहुत ही टेंशन में थी कि उसकी शादी किसी अज्ञात व्यक्ति से होने जा रही है। यहाँ सुन जोआचिम गुस्से में कहता है मैजेस्टी आप बहुत ही कठोर है मेरा सर। तभी गुस्ताव उसे रोक लेता है और वो कहता है यहाँ स्वाभाविक था कि सेकंड कोई टेंशन में थी। हालांकि वहाँ नोबडी नाइट एरेड काउंट का वर्तमान वन ऑफ द किंग हीरो है और उसके कारण मैजेस्टी घटिया और क्राउन प्रिंस के सम्राटी के बाद भी सबरेन पर विरोध करने वाला कोई भी नहीं है। इसमें जेकब बोलता है अच्छा ऐसा है, फिर तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मैं उस ग्रेट हीरो को खुद देखूंगा और अगर किस्मत साथ दे तो मैं काउंटेस से भी मिलना चाहूंगा। यहाँ कहकर जेकब वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जोआचिम कहता है जिस तरह से उसने प्रियंका का उल्लेख किया, आपको अपमानित किया, वहाँ हमारे नाम का अपमान था। उनका एक अलग ग्रुप है लेकिन क्या वहाँ यह भूल गया है कि हर बार जब ऑर्गन आक्रमण करता है तो इसका सलाह देश को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है। इसपे गुस्ताव बोलता है जोआचिम इस सड़क से घर लौटो और अर्नो को एक लेटर भेजो। यदि वो राजधानी में आते हैं तो मैं किसी और से पहले प्रियंका को देखना चाहता हूँ। यहाँ सुन जोआचिम चौंकते हुए कहता है माफ करना लेकिन क्या आप सीरियस है फादर? फिर हम 10 साल बाद उसे देख सकते हैं। क्या आपने मुझे पिछले 10 सालों से उसे लेटर भेजने के लिए मना नहीं किया था? इसमें गुस्ताव कहता है इस साल वो 19 साल की हो गई होगी। मुझे यकीन है कि वो सम्मानित कुलीन लेडी की तरह रह रही होगी। यदि वो अपनी मॉम जैसी दिखती होगी तो वो अवश्य ही सुंदर हो गई होगी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं प्रियंका घुड़सवारी करते हुए थक गई होती है। उसे देख इवन चिल्लाती हुई कहते हैं मैडम मैडम क्या आप ठीक है? और गुस्ताव प्रियंका को एक बकरी की तरह देखता है जो कि थक गई होती है। तो प्रियंका कहती है नहीं, मेरी जांघें और मेरे पैर बहुत ही दर्द कर रहे हैं, यहाँ दुखदायक है। ऐसा करते हुए वो गिरने वाली होती है तभी पीछे से जेचिरी आता है और उसे पकड़ते हुए अपने गोद में उठाता है। फिर वो कहता है तुम्हें लगता है कि यह अच्छी बात है कि आपने घुड़सवारी शुरू कर दी है? यदि आप इसे जारी रखेंगे तो मुझे यकीन है कि जैसे जैसे आपकी सहन शक्ति बढ़ती रहेगी आप स्वस्थ होते रहेंगे। अब आप इजाबेल को गुड बाय बोलो। यहाँ बहुत ही अच्छा होता अगर आप पर्सनली जाके उसे छोड़ के आते, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप तक बिस्तर में पड़े रहेंगे जब तक कि हम लाहौस के लिए रवाना नहीं हो जाते। फिर प्रियंका इजाबेल को पकड़ती है और कहती है मैं कल तुमसे मिलूंगी इजाबेल, मैं जरूर भारी रही होंगी, आपने कड़ी मेहनत की है। और योर मैजेस्टी आप मुझे नीचे रख सकते हैं, मैं भारी हूँ और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। तो जेचिरी कहता है आप बिल्कुल भी भारी नहीं है। जो व्यक्ति हर सुबह केवल कुछ जैतून खाता है उसका वजन कभी अधिक नहीं हो सकता। इसमें प्रियंका कहती है मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे सुबह भूख नहीं लगती और मुझे क्या और कितना खाना यहाँ सब आपको कौन बता रहा है? तो जेचिरी कहता है मुझे यकीन है कि जैसे जैसे आप बाहर टाइम बिताएंगे आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। फिर प्रियंका कहते हैं प्लीज मुझे नीचे उतारो, सर्वेंट क्या सोचेंगे? तो जेचिरी बोलता है यहाँ मेरी बहुत ही कमजोर पत्नी को पैदल चलाने से बेहतर है। फिर प्रियंका बोलती है आप बहुत ही जिद्दी हो। तो जेचिरी बोलता है यदि आप जिद की बात कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप काफी जिद्दी है? इस तरह से प्रियंका और जेचिरी द्वारा एक साथ बिताया गया टाइम बढ़ता गया उस दिन तक जब तक वे लाहौस के लिए रवाना न हुए। हालांकि उनका साथ में बिताया गया टाइम गुजरे हुए टाइम को भरने के लिए काफी नहीं था। उनके लिए यहाँ ऐसा सोना ही काफी था कि कम से कम उनके चेहरे पर झुर्रियां इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेचिरी कहता है आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, आपको बस उस दिशा में लगाम को थोड़ा खींचने की जरूरत है जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, बस ऐसा ही। यहाँ सुन प्रियंका उसे ट्राई करने की कोशिश करती है और फिर वो जेचिरी को देखते हुए कहती है मैजेस्टी क्या आप इस टाइम किसी के बारे में सोच रहे हैं? तो जेचिरी कहता है मैं पिछली बार भी आपसे यही पूछने वाला था लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम आजकल मुझे बुला क्यों नहीं रहे हो हनी कहकर। यहाँ सुन प्रियंका थोड़ा चौंकते हुए मन ही मन कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने पिछली बार ऐसा किया था, मैंने काउंट को हनी कहा था क्या? लेकिन मैजेस्टी आपको अभी भी याद है? लेकिन आप जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपके चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन क्यों होता है? और वो कहती है वहाँ ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं वो बे कह रही थी ना कि हनी कह रही थी, वे दो अलग अलग चीजें हैं। और हम नहीं है क्या हम एक दूसरे को हनी कहने के लिए काफी करीब है? हम पहले ही एक जोड़ा हो लेकिन
लेकिन हमने अभी तक अपनी शादी को पूरा नहीं किया है। तो जेचरी कहता है अच्छा ऐसा है, मेरा इरादा आपको किसी विशेष नाम से मुझे पुकारने के लिए मजबूर करना नहीं था। फिर बियांका बोलती है सही, अभी मैजेस्टी आप मेरे टीचर है और मैं आपके स्टूडेंट हूँ। मुझे यकीन है कि हमें एक दूसरे को क्या कहकर बुलाना चाहिए यहाँ जानने का एक मौका और मिलेगा। आप बस इंतजार करें टीचर इजाबेल, और मैं आपकी और आपके घोड़े की नाक को चपटा कर देंगे। तो जेचरी हंसते हुए कहता है आप कह रहे हैं कि आप हमारी नाक को चपटा कर देंगे? तो बियांका जेचरी को हंसते हुए देख मन ही मन कहता है ओहो मैजेस्टी, आप जब हंसते हैं तो आप एक छोटे बच्चे की तरह लगते हैं। फिर जेचरी कहता है मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर वो बियांका के नाक को छूता है और मैं विश करता हूँ कि वहाँ दिन जल्दी ही आएगा। तो जेचरी फिर से कहता है ओह अगर आप इसी तरह लगाम को खींचते रहेंगे तो घोड़ा रुक जाएगा, इसलिए सावधान रहे। यहाँ सुन बियांका कहती है मैं बस हैरान थी क्योंकि तुमने अचानक ही मेरे नाक को छुआ था, और इसके बाद भी अभी भी अफेयर चल रही थी कि बियांका सिलाई करने वाली लेडीज के साथ कुछ कर रही थी और बहुत सारा पैसा मोम की मोमबत्तियों को खरीदने में खर्च कर रही थी। और ऐसी भी अफवाह चल रही थी कि बियांका और जेचरी के बीच संबंध पहले से अलग थे, और अचानक की स्टेट के चारों ओर एक अलग सी एक्साइटमेंट छा गई। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जब कान को ब्लेसफोर्ड से लेटर मिलता है। फिर जेचरी उस लेटर को खोल के देखने लगता है तो उससे बिसन कहता है क्योंकि मैडम की शादी के बाद जो लेटर भेजा गया यहाँ वो पहला लेटर था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो यहाँ ब्लेसफोर्ड के मोहर वाला दूसरा लेटर है। तो जेचरी कहता है ऐसा लगता है कि जैसे ही हम लाहौस पहुँचेंगे वहाँ बियांका से मिलना चाहेगा, आखिर उसका इरादा क्या है। अभी के लिए जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं बियांका को बता दूंगा, इस मामले में अभी बात मत करो। तो बिसन बोलता है हाँ मैं समझ गया। और इसी तरह एक प्रॉब्लम आ गई उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से। यह घटना उनके लाहौस में ठीक रवाना होने से पहले ही घटित हुई थी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं बिसन बियांका से कहता है मैडम वहाँ ऐसा नहीं है। तो बियांका गुस्से में कहती है यहाँ कहना कि ऐसा नहीं है, जब हमें सुबह लाहौस के लिए निकलना होगा। आप मुझे इसके बारे में कब बताने वाले थे बिसेंट? फिर कुछ दिन बीत गए, बियांका और जेचरी लाहौस के लिए रवाना हो गए थे। फिर हम बिसेंट को देखते हैं जो कि सभी सिलाई करने वाले लेडीज के पास जाता है और उनसे कहता है हेलो एवरीवन। बिसेंट को देख सभी लेडीज बोलती है वेलकम बटलर। फिर बटलर बोलता है यहाँ सोने का धागा है जिसके लिए आपने पिछली बार रिक्वेस्ट किया था। फिर वो लेडी वहाँ बॉक्स लेती है और कहती है बटलर क्या कुछ हुआ है, आप बहुत ही खुश दिख रहे हैं। तो बिसेंट बोलता है शायद यहाँ इसलिए क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म है और मेरे अंदर काफी एनर्जी है, तो फिर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यहाँ आकर बिसेंट वहाँ से चले जाता है। उसकी बातों को सुन मैरी कहती है उसका कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम बहुत ही गर्म हो रहा है, लेकिन और में कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वहाँ मैडम जो आमतौर पर बहुत सारा पैसा खर्च करती है और उससे इसके बारे में शिकायत करने भी नहीं देती है, वहाँ यहाँ पे नहीं है, जबकि वहाँ मैडम को बहुत ही पसंद करते हैं। लिया दादाजी ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें मैडम को तंग नहीं करना पड़ता है। फिर दूसरी लेडी कहती है अगर ऐसा पहले से ही होता तो मैडम अपने कमरे में ही बंद रहती और लग्जरियस चीजों को खरीदती रहती, लेकिन अब काउंट और मैडम के बीच एक बारिश हो सकता है। तो मेरी कहती और लेस के प्रोडक्ट से भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उन्होंने बहुत ही लग्जरियस चीजों को ढूंढा और उसे यहाँ पे भेजा है। फिर वो लेडी उस बॉक्स को खोलती है और उसमें देखते है कि कलरफुल धागे होते हैं, और फिर बियांका की बातों की याद करती है जब बियांका जाने वाली होती है और उनसे कहती है मैं उन लेसों के बारे में जो आपने बनाया, जब मुझे मौका मिलेगा मैं लाहौर में सभी को इसके बारे में बताऊंगी। कई कुलीन पत्नियां और व्यापारी और लोगों को एक्सप्रेस लेटर भेजने के लिए दौड़े चले आएंगे। तब तक आप लोग बेटर पैटर्न बनाते रहे और बेटर प्रोडक्ट बनाते रहे। मैंने विक्की से भी कहा है कि वहाँ आप लोगों का साथ दे, इसलिए टेंशन मत ले। अब आप सिर्फ टेलर बन के नहीं रहेंगे, इसकी वजह औरों के फीतर कारीगर होने पर गर्व करेंगी। और एक बात निको, मैं ग्रेट सेंचुरी जाऊंगी और गॉड को धन्यवाद कहूंगी क्योंकि भगवान ने औरों के पास एक ऐसा कलाकार भेजा है। यहाँ कहकर बियांका वहाँ से चली जाती है। उस छोटे से टाइम में सर्दी से बसंत तक उन्होंने बियांका के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया। बियांका के सुरक्षित वापस आने की आशा करते उनके प्रोडक्ट में जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जेचरी रॉबर्ट से बोलता है तो भूकंप से यहाँ रास्ता खराब हो गया है। तो रॉबर्ट बोलता है हाँ घोड़े से गुजरने के लिए केवल एक ही सड़क बची है, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ियों को मैन्युअली पुश करना होगा। तो जेचरी कहता है अगर हम रास्ते को बदल ले तो हमें लाहौर में पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो रॉबर्ट कहता है राजनीतिक मार्च बहुत बड़े पैमाने में है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल है, इसलिए ट्रेवल करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। और वैसे भी मैडम ने ट्रेवलिंग की कंडीशन को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो हमें देरी की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि भूकंप के इस सड़कों के पार वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे हमने रुकने का फैसला किया था। अगर हम गांव में जाए बिना ही रास्ते को बदल ले तो हमें आज यहीं पर ही सोना पड़ेगा। अब हमें क्या करना चाहिए काउंट?
तो जेचरी कहता है गाड़ियों को हाथ से मूव करना यहाँ अच्छा आइडिया नहीं है, आज रात हम यहीं पे सोएंगे, कल हम रास्ता बदलेंगे और मैं अपनी वाइफ को जाके बताऊंगा, फिर हम दूसरी ओर देखते हैं। इवन से गैस्पर कहता है यहाँ ठीक है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो इवन कहती है ओह नहीं यहाँ ठीक है। तो गैस्पर बोलता है मेरा हाथ थामो। फिर इवन बोलती है ठीक है मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगी। तो गैस्पर बोलता है मेरा हाथ थामो। उन सबको देख बियांका मैडीमन कहते हैं गैस्पर वहाँ इतना दबाव क्यों डाल रहा है। नहीं गैस्पर बहुत ज्यादा दबाव डालने वाला है, बल्कि इमोन बहुत ही ठंडी है। और फिर वो कहती है इमोन क्या तुम जल्दी से आकर मेरे कपड़े को ठीक कर सकती हो। तो इमोन बोलती है हाँ मैम। यहाँ कहने के बाद वो गैस्पर के हाथ को पकड़ के नीचे उतरती है। यहाँ सब देख बियांका गैस्पर को देखती है और इसके मन में कोई आइडिया आता है और वो कहते हैं इमोन आपसे कोई भी जेंटलमैन अगर तुम्हारा हाथ थामने के लिए पूछे तो उसे मना मत करो और तुरंत ही अपना हाथ दे दो। तो इमोन बोलती है हाँ लेकिन क्यों। तो बियांका बोलते है किसी लेडी का हाथ पकड़ना यहाँ सम्मान की बात है। इस पे इमोन बोलती ओहो लेकिन मेरा हाथ पकड़ना कैसा सम्मान है। और तभी पीछे से सोबे आकर बियांका के कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है मैडम आपका क्रोप यहाँ से मुड़ गया है और यहाँ पे थोड़ी सी धूल है। फिर वो उस धूल को साफ करता है और कहता है क्या गाड़ी में ही बैठे रहना ठीक नहीं था। अगर मैडम आप उस तरफ जाए तो वहाँ पे एक घाटी है जहाँ से एक नदी औरनों से होकर गुजरती है, क्या आप थोड़ा हवा लेना चाहेंगे, मैं आपको ले चलूंगा। उसकी बातों को सुन बियांका मनीमान कहती है इसलिए उसने जाने से पहले काउन के सारे कपड़े ले लिए। वहाँ कितना सिंपल आदमी है। और वो कहते हैं मुझे बस वहाँ लोकेशन बता दो, मैं गैस्पर के साथ चली जाऊंगी। तो सभी बोलता है ऐसा मत करो, बस मेरे साथ चलो। गैस्पर वहाँ बदमाश वहाँ आसानी से खो जाता है। उसी टाइम वहाँ पे रॉबर्ट आता है और वो सोबे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कौन कहता है कि मैं आसानी से खो जाता हूँ। तो अपने होठों पर सलाइवा लगाने के बाद बहुत ही झूठ बोलते हो सोबे। और काउंट आपको बुला रहे हैं मैडम। यहाँ कहकर वो बियांका को वहाँ से ले जाने लगता है और सभी अपना काम करते हुए कहते हैं वहाँ उन घोड़ों को इकट्ठा करो, तुम वहाँ जाओ, गधों को अभी मत छोड़ो। तो बियांका उन्हें देखती है और मनी मन कहते हैं यहाँ बहुत शोर है, क्या हम यहाँ पे सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर रॉबर्ट बियांका की ओर देखते हुए कहता है क्या आप थकी नहीं है मैडम, सारा दिन गाड़ी में इधर उधर घूमने से आपको मोशन सिकनेस हो गई होगी, क्योंकि अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप बता सकते हैं। तो बियांका मनी मन कहते हैं यहाँ आदमी इसका क्या नाम है, क्या यहाँ मेरे बारे में टेंशन ले रहा है या फिर मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्या वहाँ पिक्की जैसा है जो गोलमोल तरीके से मुझे परेशान करता है। कुछ इस तरह से अगर मैं बहुत ज्यादा रोकर गिर जाऊँ तो मैं क्या करूँगी। और वो कहती है ऐसा लगता है कि आप मेरी पर्सनालिटी को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। मैं इतना भी धैर्यवान नहीं हूँ कि कठिन परिस्थितियों में खुद को रोक सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं सारा दिन चल सकती हूँ, लेकिन मैं गाड़ियों में जा सकती हूँ। यहाँ सुन रॉबर्ट कहता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी बियांका को जेचरी बुलाता है और वो कहता है बियांका चलो हम टहलने चलते हैं। यहाँ सुन बियांका मनी मन कहते हैं क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ टाइम से बात नहीं की है। मुझे लगता है कि यहाँ ऐसा उससे दोबारा मिलने की खुशी है जब मैं अकाउंट का सामना कर रही हूँ और ये फीलिंग नहीं रुकेगी। इसके बाद जेचरी बियांका को उस नदी के पास ले जाता है। तो बियांका कहती है क्या यहाँ शोर से ऑर्नो नदी का है, क्या यह नदी वो है जो ऑर्नो हवेली के सामने बहती है। तो जेचरी कहता है भले ही मैं सबसे तेज घोड़ा ले लूं, हवेली के सामने पहुँचने में मुझे लगभग 2 दिन लगेगा, जबकि वहाँ फूल वहाँ पे आधे दिन में पहुँच जाएगा। फिर बियांका कहती है तो यहाँ बहुत जगह थी जिसे सर सोबे मुझे दिखाना चाहते थे, यहाँ बहुत ही अच्छा है, अगर मैं हवेली में रहती तो मुझे इस जगह का पता कभी नहीं चलता। तो जेचरी कहता है ऐसा लगता है कि आप बहुत करीब पहुँच गए हैं सोबे के साथ। तो बियांका कहती है मुझे नहीं लगता कि इसे करीब कहना सही तरीका है, इसे ऐसे समझो जैसे सोबे मुझे किसी चीज के बदले में ये दे रहा हो। तो आप जल्दी से फिर ना करो। यहाँ सुन जेचरी थोड़ी देर बियांका की तरफ देखता है और कहता है बहुत अच्छा। तो बियांका बोलती तुम जल्दी से थे है ना। तो जेचरी बोलता है चलो वापस चलते हैं। फिर इवन अपनी कहानी कहते हैं मैडम और काउंट के लिए एक दूसरे का हाथ थमना कोई विशेष बात नहीं थी, वे केवल एक नाइट के सम्मान के लिए या एक कुलीन लेडीज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ रहे थे, बल्कि बस इतनी सी थी कि उनके दिल थोड़े करीब थे। इस तरह से काउंट का दिन और भी भारी हो गया, चिंता से वहाँ भारी हो गया था कि शायद भविष्य में उसके प्रति उसके जो भी शब्द थे फिर से उसे उससे दूर कर देंगे। इसके बाद बियांका जेचरी से पूछती है आप किस बारे में सोच रहे हैं। तो जेचरी कहता है मुझे तुमसे 2 बातें कहनी है। फिर बियांका कहती है 2 बातें। तो जेचरी कहते हैं यहाँ क्या आप ब्लेसफोर्ड में रहते थे अपने भाई के बहुत करीब थे। तो बियांका कहती है आप जियोचिम की बात कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि हम थोड़े बहुत करीब थे, क्योंकि मेरी माँ के निधन के बाद हम दोनों ही भाई बहन बचे थे। मेरा भाई हमेशा से दयालु था और उसके चेहरे पे हमेशा से स्माइल रहती थी और एक छोटे बच्चे के लिए उसमें सिलाई साइड भी था। मुझे लगता है कि इस मायने में वह मेरे पिता से बिल्कुल मेल खाता था। हालांकि वह मेरे पिता के समान है, इसलिए उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई भी लेटर नहीं भेजा है। मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने सब कुछ मेरे आगे समर्पित कर दिया एक बात को छोड़कर। वहाँ चॉकलेट केक था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था जिसे कि मैं उसे हर वो
व्यंजन की तरह खा सकती थी। मैं अपने भाई के हिस्से को एक छोटे बच्चे की तरह मांगती थी, लेकिन उसने अपना केक का टुकड़ा सिर्फ एक बार ही दिया। मुझे याद है कि मैंने इसे अपने मुंह में इसलिए डाल लिया था क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझसे इसे छीन लेगा। फिर प्रियंका मन ही मन कहती है, और यही कारण है कि मुझे वहाँ टाइम अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उसी दिन मुझे खबर मिली थी कि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होता है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही और बस सुनती रही। अगर मुझे पता होता कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं शादी ना करने के लिए और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। इसकी बजाय मुझे कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैंने काउन का हाथ पकड़ा और आखिरकार अर्नो के पास आ गई और मुझे ब्लेसफोर्ड वापस जाने के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ सोचते हैं प्रियंका कांपने लगती है तो जेचरी उसे देखता है और कहता है, प्रियंका क्या तुम ठीक हो? तो प्रियंका कहती है, ऐसा लगता है कि मैं थक गई हूँ क्योंकि मैं पैदल चल रही थी बहुत देर गाड़ी में बैठने के बाद। और फिर से मैंने मन कहती है, नहीं, बात बस इतनी सी है कि मैं भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सोचकर परेशान हो जाती थी। युद्ध में काउंट मर जाते हैं और पहले प्रिंस गोटियार की भी डेथ हो जाती है। मेरे फादर जो पहले प्रिंस के डिवोटेड फॉलोअर्स थे, अपने युद्ध सवार दामाद और अपने स्वामी के स्थान पर अरागन आक्रमण रेखा पर खड़ा था और जियोचिम मेरे पिता के साथ खड़ा हुआ था। इस तरह से ब्लेसफोर्ड वंश खत्म हो गया। मैं एक ऐसे भविष्य से डर रही हूँ जहाँ हर कोई गायब हो जाएगा और मुझे छोड़ देगा। यहाँ इतना नापसंद है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ सोचते हैं प्रियंका गाड़ी में ही सोने लगती है तो जेचरी से कहता है, ईमानदारी से कहूँ तो ब्लेसफोर्ड से एक लेटर आया था, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यदि शायद अगर आप उनसे नहीं मिलना चाहते हैं तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रियंका उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, जैसे कि उम्मीद की थी वे मेरे बारे में टेंशन लेते हैं। मुझे यहाँ फैक्ट अपने पिछले लाइफ में क्यों नहीं पता चला कि वो इतने कॉन्सिडरेट पर्सन थे। फिर प्रियंका जेचरी के गालों को छूते हुए कहती है, थैंक यू मैजेस्टी। और फिर मन ही मन कहते हैं, मैजेस्टी का शरीर वो मेरे हाथ नीचे आ रहे हैं। क्या मैजेस्टी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे किस करने वाले हैं? ऐसा अचानक नहीं, भले ही यहाँ अचानक हो, यहाँ ठीक है। यहाँ जीवित वापस आने के बाद ये मेरा पहला किस है। शायद अगर मैं एक्साइटेड दिखूं तो यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कौन जानता है कि अगर मैं बहुत पीछे हट गई तो शायद यहाँ मौका आएगा या फिर नहीं। प्रियंका यहाँ सोचती है और वो दोनों किस करने वाले ही होते हैं। उसी टाइम वहाँ पे इवोन आती है और वो कहती है, मैडम आप कब आए? इवोन की आवाज सुन के वे दोनों चौंक जाते हैं। फिर इवोन बोलती है, वे कह रहे हैं कि हम नहीं सोएंगे और सर गैस पर जल्दी से चमड़े की चादरों को लाएंगे। फिर इवोन उन दोनों को ऐसे देख चौंकते हुए कहती है, बहुत बुरा, मैं बहुत ही अनजान थी। तो इवोन कहती है, यहाँ ठीक है, आप जैसा सोच रही है वहाँ नहीं हुआ इवोन। और फिर वो जेचरी से कहती है, हम यही सोने वाले हैं। क्या यहाँ वही बात है जिसके बारे में आप मुझे पहले बताने जा रहे थे? तो जेचरी कहता है, मुझे माफ करो, मैं नहीं चाहता था कि तुम गाड़ी में सो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कोई बात नहीं। फिर प्रियंका बोलती है, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? जब मैं यहाँ आते टाइम रास्ते में ही सो गई तो यहाँ सोने में क्या परेशानी है? लेकिन योर मैजेस्टी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मेरे साथ गाड़ी में ही सोएंगे? यहाँ सुन जेचरी शर्माते हुए कहता है, अगर मैं यही सोता हूँ फिर हम दोनों अकेले रहेंगे तो यहाँ सुन दूसरे लोग क्या सोचेंगे? तो प्रियंका भी चिल्लाते हुए कहती है, ओह तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? हम कपल एक ही गाड़ी में सो सकते हैं। मैं अपने पति को कैसे जमीन पर सोने दे सकती हूँ? क्या यहाँ अजीब नहीं है? और अगर आप मेरे साथ अकेले में नहीं सोते हैं तो मुझे इवोन के साथ सोना होगा और गैस्पर भी हमारे साथ होगा। यहाँ सुन इवोन मन ही मन कहती है, मैडम यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर जेचरी बोलता है, मैं कहीं और जाके सो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो और तुम इवोन के साथ सो सकती हो और हम अपनी बातों को बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कहकर जेचरी वहाँ से चले जाता है और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।